गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा ये आज का बिहार स्टेट होम साइंस सॉल्यूशन विद क्वेश्चन। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, शैक्षिक संस्था के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण क्या है ना। शैक्षिक संस्था के प्रबंधन का महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित है। कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, छात्र व कर्मचारी का कल्याण, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट एंड स्टाफ। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्टिव, संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना आदि हो जाएगा। इसका हो जाएगा डी। एक का हो जाएगा क्या, डी। ओके, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती है। अगर हमें परिधान में सही फिटिंग देना है तो उसके लिए सही डार्ट जरूरी है, और डार्ट का प्रयोग वस्त्र को सही फिटिंग करने के लिए बनाया जाता है। डार्ट हमेशा वक्ष स्थल की दिशा में होना चाहिए, इससे फिटिंग फिट बैठती है। इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी। 3 में है, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली का आरंभ 1953 में की गई थी। 3 का हो जाएगा बी। 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। तो इसका हो जाएगा पलायन, भ्रम, मन संताप, मतलब इसका दिया हुआ है एस्केप, यूशन, साइकोन्यूरोसिस व्यवहारिक विकार है, जबकि असफलता व्यवहारिक विकार नहीं है। 4 का हो जाएगा सी, असफलता। ओके। 5 में है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले के द्वारा दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। 5 का हो जाएगा डी, अपघटक भी, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, सभी। ठीक है। 6 में है, वायु कैसे दूषित होती है। वायु कैसे दूषित होती है। वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बाह्य वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जब इसकी मात्रा वायु में अधिक हो जाती है तो ये जीव जंतुओं व मानवों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। सामान्य वायु को प्रदूषित करने वाले कारक जीव द्वारा श्वसन क्रिया से नियुक्त CO2 पदार्थों का दहन, वाहनों के धुएं, धूल तथा तुषार आदि है। 6 का हो जाएगा डी। 7 में है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो ये 1986 में पारित किया गया था तथा पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 का हो जाएगा सी, 1986। ओके। 8 में, ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई डेसिबल है। पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य रूप ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण से आशय है अनावश्यक तथा अधिक शोर। प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जा सकता है, भले ही यह शोर कल कारखानों का हो, रेलगाड़ियों या अन्य वाहनों का हो, लाउड स्पीकर का हो तथा रसोई घर में बर्तनों का हो। 8 का हो जाएगा सी, डेसिबल। 9 में है, वंशानुक्रम के वाहक है। जीन्स व आनुवांशिक गुणों का वाहक है जो वंशानुक्रम में निरंतर परिवर्तित होती है। प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर और अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं। 9 का हो जाएगा सी। 10 में है, स्वाइन फ्लू फैलता है। स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य इन्फ्लुएंजा के
लक्षणों की तरह ही होते हैं। बुखार, तेज ठंड लगना, गला खराब हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, खांसी आना आदि लक्षण इस बीमारी के दौरान उभरते हैं। सो 10 का हो जाएगा ए। ओके। 11 में है मोतीझारा टाइफाइड का संक्रमण काल होता है। मोतीझारा टाइफाइड का संक्रमण काल 7 से 21 दिन का होता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के निकल जाते हैं, इसलिए इस रोग को मोतीझारा भी कहते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर भी पड़ता है। आंतों में सूजन तथा घाव हो जाते हैं। इसके जीवाणु का नाम सैल्मोनेला टाइफी है। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए टीबी का टीका लगवाया जाता है। सो 11 का हो जाएगा सी, 7 से 21। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्लोबुलिन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो मानव शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले एंटीबॉडी, एंजाइम, फाइबर एवं अन्य संकुचनशील प्रोटीन विभिन्न रोगों से बचाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ग्लोबुलिन सामान्यतः मानव रुधिर के प्लाज्मा में पाया जाता है। सो 12 का हो जाएगा सी। इनमें अनेक बीमारी से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। ओके। 13 में है काली खांसी का संप्राप्ति काल है। काली खांसी, वूफिंग कफ, प्रायः छोटे बच्चे बॉर्डीटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक जीवाणु जनित रोग है जिसमें बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है। इसके संचरण का संप्राप्ति काल 6 से 18 दिन तक होता है, जो लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। तो 13 का क्या हो जाएगा सी, 6 से 18। ओके। 14 में एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता। अर्जित प्रतिरक्षा के कारण एक बार चेचक हो जाने के बाद प्रायः उस व्यक्ति को दोबारा चेचक नहीं होता। चेचक एक अत्यंत भयंकर रोग है। यह रोग दिसंबर से मई जून तक फैलता है। वर्षा काल में यह रोग समाप्त हो जाता है। यह रोग एक विषाणु वायरस द्वारा फैलता है। यह विषाणु रोगी के नाक, कंठ व रक्त में रहता है। सो 14 का हो जाएगा सी। 15 में है खाए खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन होती है और वह इस कारण होती है। तो खाए खांसी की उद्भव अवधि 10 दिन की होती है। कुकर खांसी विशेषकर बच्चों में एक विशेष कीटाणु द्वारा फैलती है। अधिक दिन तक रोग रहने से दुर्बल बच्चों को निमोनिया भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। सो 15 का हो जाएगा ए, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ओके। 16 में है बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं। मानव शरीर में यकृत से स्रावित पित्त रस में पाए जाने वाले पित्त वर्णक, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ है। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन नामक वर्णक हीमोग्लोबिन के विघटन से निर्मित होते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ है और अपचित भोजन के साथ शरीर से मलाशय के द्वारा या अन्य उत्सर्जन अंगों के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। इनकी अधिकता से पीलिया नामक रोग हो जाता है। सो 16 का हो जाएगा डी, नेफ्रॉन के। 16 का हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। ओके। 17 में हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं। सामान्यतः वातावरण में हवा विद्यमान है या नहीं, इसका संवहन या प्रवाह हो रहा है या नहीं, इसकी जानकारी हमें तब होती है जब यह हमारे शरीर के अंगों या इंद्रियों को स्पर्श करता है। तब हमें महसूस होता है कि वातावरण में हवा विद्यमान है और प्रभावित हो रही है। सो 17 का हो जाएगा ए, इंद्रियों द्वारा। 18 में है शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम ये प्रमस्तिष्क के पश्च भाग से सटा रहता है और तितली की आकृति का बना होता है। ये दाएं या बाएं अनुमस्तिष्क गोलार्ध में बटा रहता है। सेरिबेलम के कार्य इसका मुख्य शरीर का संतुलन रखता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। सो 18 का हो जाएगा बी, अनुमस्तिष्क द्वारा। ओके। 19 में है ईसीजी किस सही जानकारी देता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट के माध्यम से दिल की धड़कन, हृदय और उसमें निकलने वाली विद्युत तरंगों के द्वारा दिल की बीमारी का पता लगाया जाता है। इस जांच में दिल की धड़कन को विद्युत तरंगों के रूप में देखा जाता है।
हृदय की प्रत्येक धड़कन एक विद्युत आवेश की वजह से होती है। इस आवेश की वजह से हृदय की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और हृदय से रक्त प्रवाहित करती है। इसकी गतिविधि का पता लगाकर हृदय रोग का निदान किया जाता है। 19 का हो जाएगा डी, हृदय। 20 में है रक्त नालिका, जो हृदय को रक्त लाती है। सभी शिराएं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न अंगों से होती है और यह भिन्न भिन्न अंगों से रुधिर और हृदय में वापस लाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। 20 का हो जाएगा बी, 20 का हो जाएगा बी, शिराएं। 21 में है मनुष्य के हृदय की लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः ... सेंटीमीटर होती है। तो मनुष्य के हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट करेंगे। मनुष्य की हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर। सो हो जाएगा 12, 10, 6। मनुष्य का हृदय गुलाबी रंग का शंकु के आकार कोमल पेशीय अंग है। ये वक्षस्थल के मध्य में कुछ बाईं और तीसरी एवं छठी पसलियों के बीच दोनों फेफड़ों के मध्य अधर तल की ओर स्थित होता है। पसलियां और स्टर्नम इसकी रक्षा करती है। हृदय महीन दीवार में बनी एक थैली में बंद रहता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डिया कहते हैं। हृदय की सतह पर स्थित अंदर की ओर वाले आवरण को विसरल पेरिकार्डिया या इंडोकार्डियम कहते हैं। देह भीति के ओर बाहरी आवरण को भीतीय हृदय आवरण या पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं। इसे एपिका कार्डियम भी कहते हैं। 21 का हो जाएगा ए, 12, 10, 6 सेंटीमीटर। ओके। 22 में है शरीर का वह स्थान जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। रक्त परिसंचरण शरीर का वह स्थान है जो कि रक्त को शरीर की लघुत्तम इकाई कोशिका तक पहुंचाता है। इस संस्था में पहला है हृदय, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। दूसरा धमनियां, जो हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। और तीसरा अंग है शिरा, जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्र करती है और इसे वापस हृदय की ओर भेजती है। 22 का हो जाएगा बी, रक्त परिसंचरण। ओके। 23 में है ... लेडिंग कोशिका को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है। तो एलएच हार्मोन्स अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन्स है, जो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। 23 का हो जाएगा सी, एलएच। 24 में है काइम। क्या है काइम? काइम पाचन के दौरान आमाशय भित्ति एवं आंत में पाना एक अर्ध तरल चिकना श्लेष्म युक्त ठोस पदार्थ है, जो भोजन के आंशिक पाचन एवं पाचक एंजाइम के संयुक्त होने से लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेती है। 24 का हो जाएगा डी। 25 में है सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पट के नीचे होता है, कहलाता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका 1.5 किलोग्राम होता है। यह कोमल लाल होता है। यह आमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे उसमें पीत रस बनता है। सो यकृत हो जाएगा। लिवर। 26 में है यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित करता है। तो ये एमाइलेज पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकराइड में परिवर्तित करता है। एमाइलेज या एमिलेज एक एंजाइम है, जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है और मानव तथा कुछ अन्य स्तनधारी के लार में एमाइलेज पाया जाता है, जो पाचक रस में सहायता होता है। 26 का हो जाएगा ए, एमाइलेज। 27 में है एक व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है 18 बार। कितना बार करेगा? 18 बार। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में 18 बार होती है। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने तथा बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं, जो 18 बार होता है। आंसर हो जाएगा सी, 27 का। 28 में खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां
पाई जाती है। मानव खोपड़ी गर्दन के ऊपर स्थित सिर का कंकाल है जो केसरुका दंड के ऊपर वाले सिरे पर टिकी रहती है। इसकी अस्थि रचना 2 भागों में बटी रहती है, यथा कपाल और चेहरा। कपाल 8 अस्थियों का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो खोपड़ी के ऊपरी भाग को दृढ़तापूर्वक जोड़े रहता है, तथा चेहरा जिसमें जबड़े स्थित होते हैं। कुल 14 अस्थियां पाई जाती है, अतः इस प्रकार खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होगी। खोपड़ी की में कितनी संख्या हो जाएगी? 22। ठीक है, 28 का डी। 29 में है बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है। बोन चाइना एक प्रकार का मुलायम पेस्ट है। हड्डी की राख से बनने के कारण इसे बोन चाइना के नाम से जानते हैं। बोन चाइना बनाने में 50% हड्डी की राख, 26% चीनी मिट्टी और बाकी चाइना स्टोन का प्रयोग किया जाता है। 29 का हो जाएगा ए, हड्डी की राख। 30 में है शरीर में लगभग मांसपेशियां होती है। 500 से 600 मांसपेशियां, कुल 639 पाई जाती है, जिसमें शारीरिक पेशियां पीठ में 180 पाई जाती है। मांसपेशियां कोशिकाओं द्वारा निर्मित संकुचन ऊतकों से बनी होती है। पेशी कोशिकाओं भ्रूण के मीसोडर्म से बनते हैं, जबकि आँखों की आइरिस एवं सिलियरी कायकी पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो ये पूछा वो क्या हो जाएगा 500 से 600। उसके बाद यहाँ देखिए पेशी कोशिका भ्रूण के मीसोडर्म से बनता है। पूछ सकता है पेशी कोशिका मतलब किससे बनता है, तो भ्रूण के मीसोडर्म से, जबकि आँख की आइरिस एवं सिलियरी किससे बनेगा, तो कायकी पेशियां भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती है। ओके, 30 का डी हो जाएगा 500 से 600। 31 में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। इसी विभाजन के कारण संतान लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 31 का हो जाएगा ए, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र। ओके, 32 में है अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को कहते हैं। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को अंतःकारी समस्या इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। 33 का हो जाएगा बी, प्रोक्सीमेटेस्टर। ओके, 34 में है समूह के साथ अन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं। एक मिनट, देखिए यहाँ हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं। देखिए 30 का हो जाएगा डी। ठीक है, 30 का क्या है डी, 500 से 600। ठीक है, 31 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 32 का हो जाएगा आपका डी, एपीजेनेसिस होगा इसका। ठीक है, अनुवांशिक गुणधर्म में आदान प्रदान फलस्वरूप एपीजेनेसिस। और 33 का हो जाएगा बी, समूह के साथ अन्य क्रिया करने में सहायता, इच्छा आवश्यकता को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को डॉट कहा जाता है, तो अंतःकारी समस्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ये 34 में योग्यता कौन सा साधन है? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय अमानवीय। मानवीय में आएगा रुचियाँ, ज्ञान, शक्ति, योग्यता, अभिवृत्तियाँ। और अमानवीय में क्या आएगा? समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं। इस प्रकार योग्यता एबिलिटी मानवीय संसाधन है। ग्रॉस एवं कैंडल ने समय को मानवीय माना है तथा निकिल एवं डॉर्सी ने समय को अमानवीय माना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, मानवीय साधन है। ठीक है, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रक के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा जड़त्वीय बल या छिदम बल है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 35 का हो जाएगा ए। 36 में समय प्रबंधन के औजार है। समय प्रबंधन का मानव जीवन की अमूल्य निधि है। अगर तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही तो वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। समय प्रबंधन
के औजार। शिखर भार पीक लोड आदर्श के ज्ञान की सहायता से अत्यधिक भार को निर्धारित किया जा सकता है। अत्यधिक कार्य का समय दिन, सप्ताह, माह अथवा मौसम की निश्चित समयावधि में हो सकता है। यह अत्यधिक कार्य का समय ही शिखर भाग पीक लोड कहलाता है। कार्य वक्र में हो जाएगा वक्र का, यह एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की इकाई की मात्रा दिए हुए समय में गिनी जाती है, जैसे प्रति घंटे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या। 136 का हो जाएगा ए शिखर भार कार्यक्रम। ओके। 37 में है पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? 1 मिनट। 37 ठीक है। पिन और धागा पाथवे चार्ट से संबंधित है। विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलवर्ट के द्वारा किया गया। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर प्लान माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यकर्ता मुड़ते हैं वहां पिन लगाई जाती है। 137 का हो जाएगा डी। 38 में है सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई केहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। इसका अध्ययन ऑपरेशन चार्ट में किया जाता है। यह चार्ट प्रोसेस चार्ट के समान होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन करके केवल एक विशिष्ट चयन का अध्ययन किया जाता है। 138 का हो जाएगा ए केहनी के ऊंचाई के ऊपर। ठीक है। अनावश्यक गतिविधियों का विश्लेषण जिनका अमूल्य किया जाना है निम्न में किसके अंतर्गत किया जाता है? 39 का हो जाएगा अनावश्यक गतियों का विश्लेषण जिनका उन्मूलन क्रोनोसाइक्लोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है। इस विधि में किए जाने वाले कार्य को तथा उसमें उत्पन्न गतियों का अध्ययन करने हेतु एक फोटोग्राफिक यंत्र क्रोनोसाइक्लोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया में जिस अंक का अध्ययन करना होता है उसे इस यंत्र से जोड़ दिया जाता है। इस यंत्र में बल्ब भी लगा रहता है और कार्यों को रिकॉर्ड करने हेतु कैमरा भी लगा होता है। गतिविधियों को बल्ब की रोशनी के द्वारा रेखीय चित्रण के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह जांच की जाती है कि कार्य लयपूर्ण है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया की कमी को ज्ञात करने हेतु हाथ के बीच की उंगलियों में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है जिससे कार्य की फिल्म तैयार किया जा सके और अध्ययन किया जा सके। सो हो जाएगा 39 का बी क्रोनोसाइक्लोग्राफ। 40 में है वह कोई भी समय जो कर्तव्य के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधियों में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह कोई भी समय जो कर्तव्य के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधि में उपयोग किया जाता है उसे फुर्सत कहते हैं। 40 का हो जाएगा सी। 41 में समय मापक TMU 1 सेकेंड का डॉट भाग होती है। समय मापक TMU टाइम मेजरमेंट यूनिट स्टॉप वॉच तकनीक के द्वारा 1 सेकेंड के 0.036 वे भाग तथा 1 मिनट के 0.000133 वे भाग को मापा जा सकता है। इससे समय मापन की माप बिल्कुल सही ढंग से हो जाती है तथा किस कार्य में कितना समय लगा है इसका मापन सबसे उचित ढंग से हो जाता है। एक TMU 1 सेकेंड का 0.036 भाग होता है। यह 1 मिनट का 0.0006 भाग होता है। सो 41 का हो जाएगा डी। 42 में है वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। विवाह व्यक्ति के 16 संस्कारों में एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है जो स्त्री और पुरुष के जीवन को सुखी व खुशहाल बनाता है, साथ ही एक दूसरे को परिपूर्ण करता है। पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए उनके बीच परस्पर समुचित समायोजन व व्यवहार कुशल होना अति आवश्यक होता है। सो 42 का हो जाएगा डी। 43 में है भारत में दहेज विरोधक कानून कब लागू हुआ था? भारत में दहेज निरोधक कानून 1961 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। ठीक है। सो 43 का हो जाएगा बी। 43 का क्या होगा? बी। 44 में है परिवार नियोजन से लाभ है। 44 परिवार नियोजन परिवार को स्वस्थ एवं सुखी जीवन प्रदान करने में सहायक होता है। इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बना रहता है, घर में सुख समृद्धि रहती है, रोजगार में वृद्धि, निर्धनता में कमी
जीवन स्तर में सुधार आदि परिवार नियोजन के प्रमुख लाभ है। 144 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 45 में है निम्न में कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है। समाज विकास में सम्मिलित पहलू है राज्य स्तर, जनपदीय स्तर, देश स्तर। 145 का हो जाएगा डी, ग्राम स्तर। ठीक है, 45 का क्या होगा, ग्राम स्तर सम्मिलित पूछा ना। एक मिनट। 46, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका समझौता या एकीकरण है। 146 का हो जाएगा डी। ओके। 47 में भारत वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो ये 1952 में प्रारंभ हुआ था। परिवार नियोजन आधुनिक युग नियोजन का युग कहलाता है। साधारणतः नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से होता है जिससे कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। 147 का हो जाएगा बी, 1952। 48 में एक परिवार में विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें क्या कहा जाता है। 48 में है एक परिवार में विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से पारिवारिक बजट को कहा जाता है। पारिवारिक बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहता है। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण की पारिवारिक बजट कहलाता है। यह प्रायः 1 महीने के लिए बनाया जाता है। 146 का हो जाएगा, सॉरी 48 का क्या होगा, बी होगा, पारिवारिक बजट। ठीक है। 49, एक सहोदर भाई बहन सम्मिलित होते हैं जो अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्यों को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। तो 49 का हो जाएगा ए, विस्तृत परिवार। ठीक है, विस्तृत है। 50 में ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है। तो सही क्रम होगा समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। समस्या उत्पन्न करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को विज्ञापन संबंधी समस्याएं बताई जाती है और तथ्य को खोजना, इस भाग में शिक्षक छात्रों को उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करता है। 150 का हो जाएगा सी, 50 का सी हो जाएगा। परिकल्पना का निर्माण, विज्ञान परिकल्पना का विशेष महत्व। ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षक विधि है। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं। 150 का सी हो जाएगा, समस्या उत्पन्न करना, तथ्य की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना। ओके। 51 में है गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। तो कला का मूल तत्व नहीं बताया है जिसमें प्रकाश हो जाएगा। ओके, जबकि बाकी सब शामिल है और प्रकाश शामिल नहीं होगा। 52 में देखिए, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। पूर्व के देशों जैसे भारत, चीन, जापान में उद्यानों और पुष्पों से लोगों को सदा प्रेम रहा। जापान में पुष्प विन्यास को एक महत्वपूर्ण कला माना गया। जापान में पुष्प सज्जा का आरंभ 6वीं सदी से हुआ। आज के लगभग 14 वर्ष पहले इकेबाना पुष्प सज्जा को जापान में इकेबाना के नाम से पुकारा जाता है। इकेबाना का शाब्दिक अर्थ है जीवित फूल। प्रत्येक जापानी सज्जा में 3 आधार प्रतीक बेसिक सिंबल होते हैं। ये 3 टहनियाँ के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं। सीन स्वर्ग को, सो मनुष्य को, हाइकी पृथ्वी को इंगित करता है। सीन किसको, स्वर्ग को, सो मनुष्य को, हाइकी पृथ्वी को इंगित करता है। अतः विकल्प सी सही है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, 52 का सी हो जाएगा। सो पूछा है, सो क्या हो जाएगा, शो मनुष्य। ओके, सी। 53 में है ROY किस रंग समूह के संबंधित है। तो R फॉर रेड हो जाएगा, लाल। O फॉर ऑरेंज, नारंगी।
वाई फॉर पीला, येलो, ठीक है। सो प्राथमिक रंग है 53 का डी हो जाएगा। 54 को देखिए, रंग का एक आयाम है। तो ह्यू रंगत ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है, जैसे लाल, नीला या हरा। नीले और हरे में जो अंतर है वही इसके ह्यू में अंतर है। जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तित होता है, उसका ह्यू भी परिवर्तित हो जाता है और फिर वह हरे के स्थान पर नीला हरा कहलाता है। भौतिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश विभिन्न लंबाई की तरंगों में और विभिन्न दर की गति से यात्रा करता है और यह तरंगें आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम रंग कहते हैं। वस्तु का वह गुण जो उन्हें इतना सक्षम बनाता है कि वह कुछ तरंग को परावर्तित करे और कुछ को अभिशोषित करे आदि। 54 का हो जाएगा डी, रंगत ह्यू। 55 में कमरों की दीवारों पर प्रयोग करने पर कौन सा रंग अधिक परावर्तन क्षमता रखता है? तो सी हो जाएगा। कमरों की दीवारों का प्रयोग करने पर पीला रंग अधिक परावर्तन रखता है। पीला उष्ण रंगों की श्रेणी में आता है। 55 का सी हो जाएगा। 56 में है उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। सामान्यतः गृह सज्जा का तात्पर्य घर को सजाने से होता है जिससे वह देखने में अच्छा लगे और सौंदर्य का बोध हो। साथ ही साथ उत्तम गृह सज्जा के लिए यह आवश्यक है कि सजावट इस प्रकार से किया जाए कि वह देखने में सुंदर व आकर्षक लगे। 56 का हो जाएगा ए, सौंदर्य बोध, ठीक है। 57 प्राचीन पिरामिड उदाहरण है। सो हो जाएगा इसका संरचनागत डिजाइन ए। 58 में है मंडला एक फर्श सजावट है। यहाँ का परंपराओं पर आधारित लोक शैली भारत के घर आंगन में जन्मी है। लोक कला को भारतीय स्त्री ने जीवित रखा। देश के विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न लोक शैली प्रचलित है, जैसे साथिया गुजरात में, अल्पना पश्चिमी बंगाल में, मांडला राजस्थान में। 58 का हो जाएगा डी। फिर से साथिया कहाँ है? गुजरात, अल्पना पश्चिम बंगाल और मांडला राजस्थान, ठीक है। डी हो जाएगा 58 का डी। 59 कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। तो उसे क्या उपयोग करना चाहिए? दीवारों पर खड़ी लाइनें उपयोग करना चाहिए। ए हो जाएगा 59 का ए। 60 में घर के निजी क्षेत्र में यह कमरे होते हैं। तो शयन कक्ष, बेडरूम। घर के निजी क्षेत्रों में शयन कक्ष, स्टडी कक्ष होते हैं। शयन कक्ष निद्रा घर या सोने का कमरा होता है। एकांत शयन कक्ष की प्रथम आवश्यकता है कि सुविधाजनक भी होना चाहिए तथा शोर शराबे से दूर होना चाहिए। अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम। यदि घर बड़ा है और पर्याप्त साधन है तो उसमें एक अध्ययन कक्ष भी दिया जा सकता है। यह डॉक्टर, वकील, प्रधानाध्यापक, चार्टेड अकाउंटेंट जैसे लोगों के लिए जिन्हें अध्ययन आवश्यक है उपयोगी रहता है। अध्ययन के लिए शांति आवश्यक है, अतः इसे घर के सुदूर कोने या ऊपर की मंजिल पर रखा जाए तो ठीक रहेगा। 60 का हो जाएगा बी, ठीक है। घर की सफाई 61 में, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। घर की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। इसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके गंदगी को फैलने से रोका जाए। सफाई के उचित साधनों, सामग्री, उपकरण तथा विधियों को ही अपनाना चाहिए। 61 का हो जाएगा डी। 62 में है लेटी के अंतर्गत आता है। तो लेटी के अंतर्गत बीब, नाइट गाउन व डायपर इत्यादि को शामिल किया गया। 62 का हो जाएगा बी। तौलिया, कपास, जूट। एक मिनट, 62 का रुक जाइए, इसमें बी आंसर बोला बट नाइट गाउन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्या? ओहो, एक सेकेंड। 62 नंबर 62 का बी ही है। तो फिर एक नाइट गाउन व डायपर, बी नाइट गाउन डायपर, तो इसमें तो सी दिया हुआ, बी में होनी चाहिए, ठीक है, ओके। 63 में रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में डॉट उपयोग करता है। तो ए एलपीजी। 64 में रसोई घर के सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है? तो रसोई घर के अंग्रेजी यू अक्षर की आकृति का होता है। यह रसोई
सबसे अधिक सफल रसोई घर माने जाते हैं। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है, साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाती है। प्रसिद्ध विद्वान मंडले द्वारा किए गए एक शोध में यू आकृति की रसोई को अन्य रसोइयों से श्रेष्ठ मानी गई है। एगन के अनुसार यू आकृति सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि उसमें सब कुछ पास रहता है ताकि कार्य क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता है। 164 का हो जाएगा ई। ठीक है। 65 में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। विश्व के सभी विद्वानों ने मानव के विकास पर बल दिया है। उनका कहना है कि मानव रत्न अनमोल है और मानव कल्याण हेतु कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवित कहलाने का अधिकारी है। 165 का हो जाएगा बी, मानव संसाधन विकास। 66 में निम्नलिखित में से क्या अंतर व्यक्तिक मानव संसाधन है? तो बी हो जाएगा इसका कौशल, अभिवृत्ति, ज्ञान मानव संसाधन है। 67 में भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम भारतीय मानक संस्थान ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था, जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। 167 का हो जाएगा डी, 1947। ओके। 68 का है उपभोक्ता विवाद समाधान फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो ये अधिनियम होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है। ओके। किसी उत्पाद पर MRP से क्या अभिप्राय है? 69 का हो जाएगा बी, अधिकतम फुटकर मूल्य। ठीक है। 70 में जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कर लगाया जाता है कहलाता है। 70 का हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है, अर्थात प्रत्यक्ष कर में कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती। उदाहरण आयकर, निगमन, संपत्ति कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर, यह कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। यह एक हस्तांतरीय कर है। प्रतिगामी कर, यह कर समान रूप से लागू किया जाता है जो उच्च आय अर्जित करने वाले की तुलना में निम्न आय अर्जित करने वाले की आय से बड़ा प्रतिशत लेता है। प्रगतिशील कर, यह एक कराधान की वह विधि है जिसमें कर राशि कम होने पर कर की दर कम होती है और कर योग्य राशि के बढ़ने पर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 170 का हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष कर। आयकर निम्न प्रकार का कर है, तो 71 का हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष कर। 72 में आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? तो आय के शेष भाग को हो जाएगा बचत कहते हैं। ठीक है। 73 में है किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? तो सावधि जमा लेखा जो कि 1970 में प्रारंभ की गई थी। तो 173 का हो जाएगा डी। 74 में चालू खाते में पैसा निकाला जा सकता है, तो करेंट अकाउंट में निकाला जा सकता है आवश्यकता अनुसार। ठीक है। 75 का है प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है? तो आवश्यकता, नीडेड, चालक, उद्दीपन, प्रेरक, प्रेरक। 175 का हो जाएगा बी, आवश्यकता। 76 में है डॉट एक मूल्यांकन साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के हेतु किया जाता है, तो बी हो जाएगा बजट। ठीक है। बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण के पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट बनाने के सिद्धांत आय का अनुमान, आवश्यकता का तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना, आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के सिद्धांत, सदस्य की रुचि का ध्यान। मानसिक बजट बनाते समय
वार्षिक बजट का ध्यान रखना, बजट पुराने बजट का ज्ञान, बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। 176 का हो जाएगा बी। ओके। 77 राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? 177 का हो जाएगा आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि डाक, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्वीकार की जाती है। छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा डाक पर बचत बैंक की स्थापना की गई। प्रारंभ में जब बैंकों का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ तब छोटे छोटे गाँव में डाक खानों द्वारा ही बचत बैंक का कार्य किया जाता था। अभी यह सभी डाक खाने द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में 1,44,000 डाकघर है। 177 का हो जाएगा सी। ओके। निम्न में कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? तो ये हो जाएगा नहीं है में, तो LIC नहीं है। ठीक है। 79 मूल्य बनते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्य के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और न ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। 179 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 80 में कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक पारिवारिक आय, परिवार के सदस्य की संख्या, सदस्य का व्यवहार एवं अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपयुक्त साधनों का प्रयोग, कार्य विधि का अनुभव तथा ज्ञान मूल्यांकन आदि। 80 का हो जाएगा ए, योजनाबद्ध होकर कार्य करना। 81 में है निम्न में से न्यायादर्श की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? तो समग्र यूनिवर्स में से कुछ निश्चित मानकों के आधार पर कुछ का चुनाव करना ही निदर्शन सैंपलिंग कहलाता है। व्यवस्थित दैव निर्दर्शन न्याय दर्शन की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है। 181 का हो जाएगा बी। 82 में इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने। मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग। तो मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग के लेखक हैं निकिल एवं डॉर्सी। ठीक है, कौन है? निकिल एवं डॉर्सी। तो मूल्य बनते हैं 83 में है। मूल्य मानवीय व्यवहार को परिवर्तित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्य के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और न ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। 183 का हो जाएगा ये मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव। ठीक है, इधर आइए 84 का है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। ये कथन किसका है? तो किसका है? निकिल एवं डॉर्सी। 84 अभी तो पढ़े। 85 समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में डॉट चरण है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण है। निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है। इसे काफ़ी सोच समझ कर तर्क शक्ति का उपयोग कर लिया जाता है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। 185 का ए हो जाएगा पहला चरण। ठीक है। 86 में एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। तो गृह वैज्ञानिक की शिक्षा एक नारी को पुण्यता प्रदान करती है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षिका, अनुसंधान सहायिका, डायटिशियन, नर्सरी स्कूल संचालिका, गृह विज्ञान प्रसार कर, फैशन डिजाइनर, बाल शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में। 186 का हो जाएगा डी, भौतिक शास्त्री के क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। 87 में प्रेरणा को समझने के लिए प्रमुख प्रत्यय है। मूल्य, लक्ष्य, स्तर, प्रेरणा को समझाने के लिए प्रमुख प्रत्यय। समस्या का निराकार करने के लिए प्रत्येक परिवार निरंतर व्यवस्था संबंधी निर्णय लेता रहता है। यह निर्णय कुछ तत्वों द्वारा निर्देशित होते हैं। यद्यपि निर्णयकर्ता इन निर्देशित करने वाली शक्तियों से अनभिज्ञ रहता है। इन्हीं शक्तियों को मूल्य, लक्ष्य तथा स्तर कहते हैं। 187 का डी हो जाएगा। 88 में गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता महिला के, बच्चों के, किसानों के जीवन शैली को सुधारता है। गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक, मानवीय मूल्य, नैतिक, सृजनात्मक
तथा आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों का विकास करता है और मूल्य का आदर परिवार, समाज, समुदाय तथा देश और राष्ट्र में सभी जगह किया जाता है। गृह विज्ञान परिवार में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मूल्य के प्रति परिवार में आदर की भावना में वृद्धि होती है। 188 का हो जाएगा डी। ठीक है। सफ़ेद सूती कपड़ों से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी चाय के दाग को हटाने के लिए बोरेक्स पाउडर और उबाला पानी का प्रयोग किया जाता है। चाय, कोको, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि वस्त्र के धब्बे को किसी बर्तन पर फैलाकर ऊपर से खौलता पानी डालें। ऐसे न छूटे तो धब्बे पर थोड़ा सा बोरेक्स रखकर तब गर्म पानी उस पर धार बांधकर डालें। 179 का हो जाएगा 89 का हो जाएगा डी। 90 में है, कपड़ा धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा 160 डिग्री तापमान पर धोना चाहिए। इससे गंदगी तुरंत साफ हो जाती है और कपड़े क्षतिग्रस्त नहीं होते हैं। ओके। 91 में है, जवेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। जवेल वाटर एक प्रकार का विरंजक है। विरंजकों के द्वारा वस्त्र पर सफेदी तथा उज्ज्वलता लाई जाती है। जवेल वाटर इजकल टू वॉशिंग सोडा प्लस क्लोराइड ऑफ लाइम प्लस उबला पानी। फिर से जवेल वाटर इजकल टू वॉशिंग सोडा प्लस क्लोराइड ऑफ लाइम प्लस उबला पानी। 91 का हो जाएगा बी, वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम, उबला पानी। ठीक है। 92 में साधारणतः शुष्क धुलाई इन्हें दी जाती है। साधारणतः शुष्क धुलाई रेशम एवं ऊनी वस्त्र पर की जाती है। रेशम ऊन के समान ही अत्यंत सूक्ष्म और कोमल रचना का रेशा है। इनकी धुलाई भी ऊन के समान ही विशेष सावधानी से की जानी चाहिए। रचना की दृष्टि से ऊन और सिल्क में बड़ा अंतर है। ऊन के रेशे ऊपर परस्पर व्यापी सल्क होते हैं और रेशे अत्यंत छोटे होते हैं, जबकि सिल्क का रेशा अविरल लंबाई तथा पुनः चिकनी सतह वाला होता है। सिल्क एवं ऊन के वस्त्र की धुलाई आरंभ करने के पहले अन्य वस्त्र के सामान की जांच कर लेनी चाहिए। 192 का हो जाएगा ए। 93 में है, नमी युक्त वस्त्र पर लग जाती है। नमी युक्त वस्त्रों पर फफूंदी लग जाती है। सूती वस्त्रों में कीड़ा नहीं लगता, किंतु फफूंदी अवश्य लग जाती है। फफूंदी के जीवाणु उसी समय क्रियाशील होते हैं। फफूंदी रोकने के लिए साइजिंग करते समय अकार्बनिक नमक जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। 193 का हो जाएगा ए, फफूंदी। 94 में है, भी गला इन व्यक्तियों को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। भी गला लंबी और पतली गर्दन वाले व्यक्ति को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। 194 का हो जाएगा ए। 95 में कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई है। कच्छ की कढ़ाई के लिए अड़हरी सुई प्रयोग में लाई जाती है। कच्छ कढ़ाई गुजरात में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ की प्रचलित कढ़ाई है कॉम्बी कढ़ाई, खारेक कढ़ाई, मुतवा कढ़ाई, रावड़ी कढ़ाई, अहिर कढ़ाई इत्यादि। 95 का हो जाएगा ए। 96 में निम्नलिखित में से कौन सी सिलाई कसूती नहीं है? तो गवंती मेथी मुर्गी कसौती कढ़ाई है। गवंती मेथी मुर्गी कसूती कढ़ाई है, लेकिन फंदा कसूती कढ़ाई नहीं है। फंदा कढ़ाई चिकनकारी का प्रकार है। इस टाके का उपयोग चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाज के नमूने बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि फ्रेंच नॉट टाके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है। इससे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। 196 का हो जाएगा बी। ठीक है। 97 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कंथा दुर्जनी बंगाल की है। फुलकारी मिर्ची बाग पंजाब की है। कसीदा पश्मीना दोसाला कसावा जमावर दोरुखा कश्मीरी ये कश्मीर की है। और चिकनकारी टपैची लखनऊ की है। शू नहीं मिलान बोला है तो 97 का हो जाएगा सी, कसीदा नीलक का नहीं होगा। कसीदा पश्मीना दोसाला कसावा जमवादर दोरुखा कश्मीर है ना। चिकनकारी टपैची लखनऊ, कांथा दुर्जनी बंगाल, फुलकारी मिर्ची बाग पंजाब। ओके, सी ऑप्शन सही नहीं है। 98 में पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है? पॉलिएस्टर तंतु का निर्माण अम्ल की अल्कोहल के साथ क्रिया करने से होता है। पिघलते हुए पॉलीमर को हवाबंद वाली स्थिति में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन इसके अस्थायित्व को प्रभावित करता है। 198 का हो जाएगा सी, द्रवित। ओके। 99
प्रोटीन रेशे से बने कपड़े को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन रेशे से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। इससे वस्त्र की चमक बनी रहती है तथा वस्त्र का रंग भी नहीं निकलता है। 199 का हो जाएगा ए, सिरका। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का। 100 नंबर क्वेश्चन, जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है? जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित 10 लाख रकम तक के लिए केस ले सकती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू सो मच। 2-4 प्रैक्टिस सेट में काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, तो आप लोग कोशिश करेंगे स्पीड बढ़ा करके। एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है और कल से 19 सितंबर से फॉर्म का भी डेट निकाल दिया गया है बिहार स्टेट का, तो थोड़ा मेहनत कीजिए अच्छे से और पढ़िए। ओके, बाय, थैंक यू सो मच।